बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल सीट के फैसला आने के बाद जो है सूरत काफ़ी बदल रही है और जो सियासी सरगर्मियां हैं उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई है। सियासी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। पंजाब का देखें, वफाक का देखें, केपी का देखें, तो हर तरफ जो है वो एक सियासी गर्मा गर्मी है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अरकान के ख़िलाफ़ आज रेफरेंस दायर कर दिया है और इन 26 अरकान के रेफरेंस दायर करने के लिए उन्होंने पहले मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और इसके साथ ही उन्होंने 26 अरकान के ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस दायर कर दिया। और इसके साथ अगर हम देखें तो केपी की सूरत हाल भी काफ़ी चेंज हो रही है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उससे ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर इंतहाई मुश्किल दिनों में आ चुकी है और उनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, क्योंकि जिन 4 अरकान ने नून लीग को ज्वाइन किया है उनके खिलाफ भी तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। और असद कैसर का ये कहना है कि इन अरकान को जिन्होंने नून लीग ज्वाइन की है उनको पार्टी से न सिर्फ पार्टी से निकाला जाएगा बल्कि उन्हें उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा, उन्हें डी-सीट करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। अलीमीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर मेरे खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई या मेरी हुकूमत गई तो वो सियासत छोड़ देंगे। लेकिन गवर्नर केपी के ये कहना है कि वहाँ पर 52-54 अरकान की जो है वो उनके पास आज़ाद पहुँच चुकी है अपोजिशन की और बड़ा थोड़ा डिफरेंस रह गया है और किसी भी वक्त जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो पेश हो सकती है और केपी हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ के हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है बकौल जो सूरत हाल चल रही है उसके। लेकिन तहरीक इंसाफ के अरकान, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला जो है वो पूरे एतमाद हैं कि उनकी हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता। अडयाला जेल के अंदर की खबरें जो है वो इस तरह से आ रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि उनकी बहनों की तरफ से, सलीमा खान की तरफ से और जो बाकी लोग मिलते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस तमाम सर चीज़ों पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस सारी सूरत हाल पर। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सूरत हाल आपके सामने है सर, और जो सूरत हाल चल रही है स्पेशली पंजाब के अंदर 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया, हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई, केपी की सूरत हाल जो है वो चेंज हो रही है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो जो सेनेट की सूरत हाल है वो भी हुकूमत के हाथ में आ जाएगी। तो आपको लग रहा है कि जो है वो तहरीक इंसाफ एक बार फिर काफ़ी मुश्किल में आ गई है? देखिए, जब ऐसा सच्ची बात है, तहरीक इंसाफ तो 3 सालों में मुश्किल में ही है और इससे ज़्यादा मुश्किल में है। ये जो चीज़ें आपने गिनवाई हैं इससे कोई बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अमेंडमेंट का फैसला इन्होंने ये जो किया है सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामान का, ज़्यादा ताकत का प्रॉब्लम यही होता है, एक्सेसिव प्रॉब्लम का प्रॉब्लम यही होता है कि पता नहीं चलता कि रुकना कहाँ है। अब इससे इन्होंने सवाए इसके कि पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट की कोई थोड़ी बहुत अगर इज्जत थी रही सही, कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन था वो भी खत्म कर दिया है। तो उसकी वजह से एक मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई फर्क पड़ा है। अगर उन्होंने 26वीं तरमीम बगैर इस फैसले के करवा ली थी तो वो 27वीं भी करवा लेंगे जब उनका दिल होगा, वो इशू नहीं। लेकिन केपी की जो हुकूमत है वो भी देखिए, इमरान खान के लिए वो रहे ना रहे उनकी तबीयत सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। जो केपी की हुकूमत थी वो इस वादे के साथ आई थी कि वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। उनको 1.5 साल हो गया है, वो कुछ कर ही नहीं पाए। उसके बाद पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनका वो खास इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो रहे ना रहे। उनका इंटरेस्ट तो इमरान खान की रिहाई में है। पंजाब में तो जाहिर है कि जो पीटीआई है वो बिल्कुल ही यकीन नहीं है कि केपी की हुकूमत ने उनके लिए क्या किया है कि वो उसके ऊपर जो है वो कोई दोहे पड़े कि बड़ा जुल्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो ये कोई पीटीआई का इशू है। इस वक्त प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं पाकिस्तान के जो बड़े इशूज हैं जिसमें कि ये है कि हमने जो मिनरल्स एंड माइंस के जो एग्रीमेंट्स होने हैं या फिर जो हमारा अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर जो पाकिस्तान का होना है व्यू, वो देखते हैं कि वो चीज़ें किधर जाती हैं पाकिस्तान की। फिर उस पे जो अगला सेटअप है, क्या गवर्नमेंट का जो सेटअप है, जो मौजूदा निज़ाम है, यही कंटिन्यू होना है या इसके अंदर तब्दीलियाँ आनी है। तो पीटीआई से ज़्यादा मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल तो हमने देखना है
कि हुकूमत की पॉलिटिक्स किधर है, जो कि हमें अभी नजर आएगी आगे चल के किधर जाती है। लेकिन जो साहब अभी तो फिलहाल जो सूरत चल रही है, जो केपी की सूरत अगर हम डिस्कस करें, अगर पंजाब चलें उसका भी रेफरेंस जाहिर हुआ है, लेकिन केपी की सूरत हाल जब से ये स्पेशल सीट्स का मामला आया है तो काफ़ी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। आप ठीक कह रहे हैं कि केपी हुकूमत का वादा था कि वो इमरान खान को रिहा करवाएगी, लेकिन गंडापुर साहब क्या जो है वो अपनी हुकूमत बचा पाएंगे अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है तो? लेकिन अगर तो केपी की हुकूमत जो है उनमें अकल होती है और पीटीआई की पॉलिटिक्स में अकल वाले लोग को पॉलिसी चला रहे होते जी, तो बेस्ट तो काम ये था ना कि ये मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके हुकूमत बना लेते केपी, ताकि कोई मसला ही जो है वो ना रहता। लेकिन जाहिर है कि वहां पर भी कोई इतनी वो विजनरी लीडरशिप या उस तरह से तो है नहीं है, वो भी दिन ही गुजार रहे हैं। सो अभी नंबर जो है वो इतना ज्यादा है कि जिसने जाना है पीटीआई की हुकूमत को छोड़ के, इमरान खान को छोड़ के, वो वही बंदा जाएगा जिसने अपनी सियासत मुकम्मल खत्म करनी है। आपके सामने है राजा रियाज वगैरह किधर रह गए, बाकी जो लोग जिन्होंने छोड़ा वो किधर रह गए। सो इमरान खान को इस वक्त छोड़ के जो जाएंगे और इस तरह से धोखा देंगे, उनकी तो फिर नस्लों की सियासत खत्म हो जाएगी। सो जाना बड़ा मुश्किल है। सो मेरा नहीं ख्याल। और बाकी ठीक है, फैसल करीम कुंडी जो है वो वैसे जरा उनका अली अमीन के साथ छेड़छाड़ चलती रहती है, वो बातें इस तरह करते रहते हैं उनको जरा डराने छाटने के लिए, और वो उनको करते रहते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं मेरा ख्याल कोई इम्पोर्टेंट है। तो क्यों अली अमीन गंडापुर तो सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम में इन है, और आप ठीक कह रहे हैं कि 1.5 साल हो गया है और वो वादे पे वादे, दावे पे दावे किए जा रहे हैं कि बस विद इन 15 डेज जो है वो खान साहब बाहर होंगे और मैं खुद छुड़ा के लाऊंगा। आप भी कह रहे हैं कि मैं खुद छुड़ा के लाऊंगा, तो क्यों कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? फिर क्या अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट हासिल नहीं है बाकी पार्टी की, या कोई और वजह है? वो बात यह है कि पीटीआई की जो एक ओवरऑल पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी बड़े झोल रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही आपके प्रोग्राम में भी हर जगह मैंने बात की है कि हमको मिलिटेंट नहीं है, हमको बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, हमें स्पेस चाहिए, और स्पेस एस्टेब्लिशमेंट से लेना बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट। PMLN भी जो थी उसको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके पास स्पेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्पेस दी है। ऐसे ही है। अब पीटीआई को भी जो है वो अपना एक सोच समझ के एक स्पेस देनी है, और उसके लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो बनानी चाहिए थी। जो जाहिर है कि पीटीआई के पास लोग नहीं हैं, उनके जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकली बड़ी इमेच्योर है। आप देखें ना, उनको किसी को 8 महीने हुए सियासत में आए, किसी को 10 महीने हुए, किसी को 14 महीने हुए, और उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो जानते नहीं हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम जो कि एक है और जिसको वो फेस कर रहे हैं। तो क्या खान साहब को पता नहीं है सर फिर ये, या उनके गलत फैसले हैं कि उन्होंने क़यादत जो है वो उन लोगों के हाथ में दे दी है जिनकी बात नहीं सुनता, या कोई वो डिलीवर नहीं कर पाते? खान साहब ने पहले भी तो बुज़दार साहब को दे दिया था ना पंजाब, तो पार्टी में तो मैंने बुज़दार को ही दे दी। ऐसे ही है, तो ये सारे बुज़दार ही हैं। तो फिर कैपेसिटी का इशू आ गया ना सर, कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है ना, यही तो मेन इशू है। ये जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें खान साहब कहते हैं कि देखो ऑप्शंस नहीं थे, हमने उस वक्त सारी पार्टी को तो इन्होंने जो है वो जेलों में डाल दिया, ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया। तो जो फिर वकील थे उनके ऊपर हमने रिलाई किया, वो वकीलों की जो एक रिलायंस था वो इस लिहाज से तो ठीक रहा कि चले इलेक्शन लड़ पाए और आजाद ही सही। लेकिन अभी तक सच्ची बात है, वकील ना तो आपका सिंबल बचा सके, ना वो पार्टी बचा सके, ना पार्टी के बाद वो कोई जो है वो अदालत से और रिलीफ ले सके। तो ओवरऑल तजुर्बा इतना कामयाब नहीं रहा वकीलों को देने का। लेकिन चौधरी साहब, फिर सूरत आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रही है? क्या खान साहब जो है, जैसे कहा जा रहा था कि नवंबर बड़ा अहम है, दिसंबर बड़ा अहम है, और ये फलां महीना बड़ा अहम है, और फिर ट्रंप साहब बड़े अहम हैं, तो सूरत कोई आप कोई बता सकते हैं कि फिर किस तरफ जाएगी? खान साहब का मुस्तकबिल क्या है? तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है? वो तो जब ये सब तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तो हुकूमत का देखना है कि हमने कि क्या है। ठीक है, क्या इस वक्त जो एक डमी जो हुकूमत है इसको रखना जो है वो कितनी देर अफोर्ड करेगी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। सच्ची बात ये है ना, तो इनकी वजह से एक बोझ है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अनपॉपुलैरिटी का।
पहला तो इम्पोर्टेंट देखना यह है कि क्या वो इसी सेटअप के साथ कंटिन्यू करेंगे या वो अपनी पॉपुलैरिटी रीगेन करने के लिए इकदाम उठाएंगे। उसके इकदाम में शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये जरदारी साहब हो गए, इनकी फिर जगह नहीं बनती, फिर तो देखे ना नया सेटअप बनाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये है कि जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है वो तो देखिए इस पर डिपेंड करती है कि वो कोई हादसा हो जाए जिसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत को और निज़ाम को जो है वो कुछ दबाव में वो आए तो फिर वो इमरान खान की तरफ बढ़े। अदरवाइज तो ज़ाहिर है इनके पास तो कोई बड़ी ऑप्शंस नहीं है। बट आई थिंक मेरे ख्याल में पीटीआई की पॉलिटिक्स अगली शेप अप होगी जब हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जो अगली पॉलिटिक्स है वो शेप अप हो। तो सो पीटीआई को फिर इंतजार करना पड़ेगा कि कोई झगड़ा हो, कोई हादसा हो तो फिर उनकी कोई वो इन हो, क्योंकि 76 साल का मॉडल तो पाकिस्तान का यही है कि झगड़ा हो जाए, ऑप्शन हो जाए, फिर उनकी बात जो है वो कुछ सुनी जाए। लेकिन दूसरी तरफ इशू ये है कि पीटीआई के पास, जिस तरह मैंने कहा, अपनी हिकमत अमली नहीं है। हाँ। कोई स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग नहीं है, तो किसको आप जो है, मसलन आप देखिए ना, अगर मैं आपके प्रोग्राम में भी हर दफा ये बात कर रहा हूँ, आप अलायंस ही नहीं बना सके, आप कोई इंटरनल प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके, आप कोई इनोवेटिव जो है वो एहतजाज के तरीके नहीं बना सके, आप जो है वो पार्लिमानी पार्टी नहीं संभाल सके, तो लीगली पोजीशन आप नहीं कर सके, कोई भी इंटरनेशनल लॉबिंग आपकी नाकाम हो गई। सो देखिए ना, ये लीडरशिप तो इसके होते हुए कुछ चांस नहीं है ना कि कोई स्ट्रेटजी पीटीआई बना सके। तो फिर आप भी मशवरा दे दें खान साहब को, आपके भाई मिलते हैं फैसल चोइस साहब खान साहब को कि ये सूरत जो है वो चेंज करें। हम तो कई दफा मशवरा दे चुके हैं, 3 दफा मेरी पिछले महीने मुलाकात हुई है, तीनों दफा मैंने ये बात उनसे की है। अब मानना ना मानना देखिए ना उनके अख्तियार। तो लॉजिक क्या है, क्यों नहीं मानते? देखिए ना, उनका जो इस वक्त प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो बुनियादी मेरा इख्तलाफ है जी वो ये है कि आप समझते हैं कि जो मूवमेंट है या तहरीक है वही स्ट्रेटजी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मूवमेंट एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकती है, वो खुद कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने चला ली, 3 दफा चला ली, 4 दफा चला ली, कितनी दफा और लोगों को खराब करना है। आप फिर जब मूवमेंट का कहते हैं, यहाँ लोगों पे फिर छापे शुरू हो जाते हैं, सजाएं शुरू हो जाती हैं, चीजें शुरू हो जाती हैं, ये फिर एक बड़ा नामुनासिब किस्म का काम है। बिल्कुल ठीक है चोइस साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे नाज़रीन कि आखिर जो फवाद चौधरी का इख्तिलाफ है उसकी वजह क्या है और उनके जो बात है वो क्यों नहीं सुनी जाती, क्यों नहीं अमल होता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि फवाद चौधरी जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, बड़े एक्टिव रुकन थे तहरीक इंसाफ का, लेकिन अब वो इतने एक्टिव नहीं है और ना ही पार्टी जो है उन्हें कुछ स्पेस दे रही है कि उनकी जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उनमें फवाद चौधरी का कोई रोल जो है नज़र नहीं आता। चौधरी साहब, जारी बात है आपका इख्तिलाफ हुआ खान साहब के साथ और खान साहब ने भी आपको जो है वो फिर वो बात नहीं बनी जो पहले थी। तो अब जो ये आपने जो पहले बात की कि मैं चाहता हूँ कि पार्टी जो की लाइन ठीक हों या पार्टी की जो है वो चीज़ें ठीक हों, तो अगर ऐसे पार्टी चलती रही तो वही मेरा सवाल है कि फिर तो तहरीक इंसाफ का कायम रहना या तहरीक इंसाफ का मजीद आगे चलना मुश्किल नहीं हो जाएगा? पहली बात तो ये कि खान साहब के साथ तो ना तो मेरा इख्तिलाफ है, ना ही जो है उन्होंने कोई मुझे ऐसी बात कही। खान साहब के साथ बहुत ही एहतराम का और मोहब्बत का ताल्लुक है और वो इंशाल्लाह हमारा तो बरकरार है। फैसले 12 लोग उन्होंने करने होते हैं, हम तो बात ही तजवीज़ ही दे सकते हैं। तजवीज़ आप देते हैं, वो मानना ना मानना उनका इख्तियार है और यही बात जो है इसको ही हम तस्लीम करके आगे चलते हैं। जहाँ तक पीटीआई का जो ताल्लुक है कि ये बरकरार रहने का, देखिए पीटीआई का काडर जो है वो तो 9 मई और जून के दरमियान में वैसे ही खत्म कर दिया गया था। हाँ। पीटीआई तो थी ना, शाह महमूद कुरैशी हो गए, एजाज चौधरी हो गए, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा है, यास्मीन राशिद हैं, असलम इकबाल हैं, हमाद अजहर हो गए, मुराद सईद हो गए, फिर असद उमर हो गए, परवेज खट्टक हो गए, मैं हो गया, ये लोग सारे पीटीआई, इमरान इस्माइल हो गए, अली जैदी, ये लोग पीटीआई है ना सारे। इन सबको तो या तो जेलों में डाल दिया गया या ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया या वो फरार होने में मजबूर हो गए। बाकी तो पीछे तो देखें लोग बचे हैं जो कि फ्रैंकली जो कि पीटीआई को जानते ही नहीं, वकील बचे ना पीटीआई उनको जानती है। तो उसकी वजह से पीटीआई तो इस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब तो देखिए इमरान खान है और नीचे लोग हैं, इमरान खान है और लोग हैं,
पीटीआई दरमियान में है ही नहीं है। तो पीटीआई तो अभी तो इमरान खान जो फैसला करते हैं या बात करते हैं उनकी है, और इमरान खान की मकबूलियत तो देखिए बढ़ रही, उसमें तो कोई कमी नहीं है कहीं। ठीक है, लेकिन जो गैप है जो साहब, फिर जरी बात है, एक टॉप लीडरशिप और पब्लिक के दरमियान भी एक गैप होता है ना, एक हिरार्की होती है, एक टीयर्स होते हैं। तो जब ये गैप फिल नहीं होगा, एक जो बेहतर लोग जो है उस गैप को फिल नहीं करें तो फिर ये खान साहब और पब्लिक के दरमियान रब्ता जो है वो फिर बहाल नहीं रहेगा ना। देखिए इमरान खान तो जेल में है, लोग तो उनके साथ हैं, मजलूम के साथ लोग होते हैं जी, और इसीलिए इमरान खान की तो उस तरह से पॉपुलैरिटी पे उस पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो तंजीम ना होने का नुकसान ये है कि इमरान खान को जेल में वक्त उससे कहीं ज्यादा गुजारना पड़ गया है जितना कि असल में उन्होंने गुजारना था, और अब भी उनको जेल में रखने के अलावा कोई और स्ट्रेटजी हुकूमत की है नहीं। हुकूमत समझती है कि इमरान खान का कद इतना बड़ा है कि वो बाहर आएंगे तो निजाम ही उलट जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट तैयार नहीं है उनको बाहर लाने, और उसकी वजह से एक जो मसला है वो ये पैदा हुआ है। लेकिन सर सियासी जमात तो जो है वो मुज़ाकरात पे बात बिलीव करती है ना, डायलॉग पे बिलीव करती है। अब 5 रहनुमाओं ने आपने पहले जो है वो नाम गिनवाए, शाहमूद कुरैशी का, यास्मीन राशिद का और बाकी लोगों का, उन्होंने ख़त भी लिखा है कि डायलॉग की जाए, मुज़ाकरात किए जाए। तो फिर क्या रुकावट कहाँ पे है, क्यों नहीं बातचीत हो रही, क्यों नहीं टेबल टॉक हो रही? तो टेबल टॉक इसलिए नहीं हो रही ना कि ये जो 5 रहनुमा हैं, ये इमरान खान से एक तो मुलाकात उनकी मुमकिन नहीं हो रही ताकि वो उनसे बात कर सकें। सेकेंडली देखिए ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, हुकूमत कोई इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में, मुज़ाकरात हो, वो टेम्परेचर नीचे आए। उनका क्या ख्याल है हुकूमत का कि बस डंडे सोटे के ऊपर हमने 3 साल चला लिया है और इसी तरह से चलेगा मुल्क जितनी देर हम चलाएंगे। ठीक है, तो वहां पे मेरा नहीं ख्याल को ख्वाहिश है कि हमको मुज़ाकरात करें या कोई बातचीत करें, क्योंकि जब वो चाहेंगे तो मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, बातचीत भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन जब जो साहब बार बार ये कहा जाता है कि तहरीक 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 चल रही है, कभी ईद के बाद तहरीक का ऐलान होता है, कभी कहते हैं कि नेक्स्ट माह जो है वो तहरीक चलेगी, और जुनैद अकबर साहब भी कहते रहे। अब कहा जा रहा है कि मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू होगी और बड़ी ज़ोरदार तहरीक शुरू होगी। आपको लग रहा है कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा पावरफुल को जो है वो शो हो सकता है, कोई ऐसा कि हुकूमत को कोई धचका लगे कोई? तो सब इशू ये है कि ये बात सही है कि पीटीआई की बड़ी फॉलीज हैं और बड़ा उनका अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन देखिए दूसरी तरफ हुकूमत बहुत कमजोर है। इस वक्त जो प्रॉब्लम है इनका हुकूमत का वो ये है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। सो अगर इवन और लेजिटिमेसी का जो उनका प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा है कि वो उनसे नहीं संभाला जा रहा। तो जो ही कोई तहरीक शुरू होती है, कोई और इस तरह की बात शुरू होती है, तो वो फौरन घबरा जाते हैं। ठीक है, सो इवन बहुत बड़ी तहरीक ना भी हो, महदूद तहरीक भी इस हुकूमत की टांगे कांपने के लिए जो है वो काफी है। सो ये इस हुकूमत की मजबूरी है। सो इस वक्त पीटीआई और हुकूमत, मैं समझता हूँ 2 कमजोर पहलवानों का मुकाबला ही है। अच्छा, तो इन 2 कमजोर पहलवानों में कोई जो तगड़ा होगा फिर वो तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है? देखिए वो तो बेसिकली तो थर्ड पार्टी तो फिलहाल अगर एस्टैब्लिशमेंट की आप बात करें तो वही है ना असल पहलवान। हुकूमत तो बिल्कुल फारग ही है ना। तो असल में इशू यही है कि अभी तो फ्रैंकली पीटीआई का, और जो पीटीआई को मेरे ख्याल में तो चाहिए कि एंगेजमेंट करे और थोड़ी अपने लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करे। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। एक तो होना कि कोई चले जी आप मुल्क के लिए कोई हो रहा है, उसके लिए मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें अपने इदारों को जो है, इदारों को भी चाहिए कि वो सियासी जमातों को कमजोर ना करें, और सियासी जमातों को चाहिए कि इदारों को कमजोर। लेकिन जो सब आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत बड़ी कमजोर है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो हम देख रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठी है हुकूमत तो फेडरेशन में। तो बलोच साहब वो तो घर बैठे हुए 2/3 मेजॉरिटी आप जिस मर्जी को दे दें। फॉर्म 47 पे तो नहीं ना 2/3 मेजॉरिटी बनती। वो तो देखिए ना, सारी जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स आती हैं वो भी अपना कुछ ना कोई बहाना तो तराशती है ना। तो वो तो हर एक को पता होता है, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान में इलेक्शन, वो उनको भी पता है। इसीलिए तो शहबाज शरीफ साहब आप देखें ना, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन्वाइट करना था तो शहबाज शरीफ साहब को इन्वाइट नहीं किया गया ना, फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया गया। दैट शोज द
कि दुनिया पाकिस्तान में हुकूमत को किस नज़र से देखती है और दुनिया पाकिस्तान में हुकूमत किसको समझती है। लेकिन चौधरी साहब, अब ठीक है, गवर्नमेंट कमज़ोर है, तहरीक इंसाफ भी कमज़ोर है और सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या वजह है कि आपने पहले भी कहा कि कोई मूव जो है वो तहरीक इंसाफ की कामयाब नहीं हो सकी, ना कोई तहरीक चल सकी है, ना ग्रैंड अलायंस बन सका है, ना कोई इंटरनेशनली जो उनकी लॉबिंग थी वो कामयाब हो सकी है। तो फिर हर जगह पे नाकामी होगी तो फिर जारी बात है, फिर पार्टी तो नहीं चलेगी ना। पार्टी तो मैंने आपको पहले ये कहा कि पार्टी तो डजंट एग्जिस्ट, सिर्फ इमरान खान है और नीचे लोग हैं। पार्टी होती तो इमरान खान बाहर होते ना। जी जी, पार्टी की तो लीडरशिप है नहीं। लेकिन इशू यही है कि जब लेजिटिमेसी का इतना बड़ा इस हुकूमत का प्रॉब्लम है कि इनको भी रोज सांस चढ़ जाता है 4 कदम चल के। सो अल्टीमेटली तो अब देखना यही है कि ये अगला जो सिनेरियो है वो कैसे शेप अप होता है, क्योंकि मौजूदा सिनेरियो की एज लंबी नहीं हो सकती। ये इट हैज इनहेरेंट प्रॉब्लम, इनहेरेंट वीकनेस, और ये जो मर्जी कहता रहे कि 2/3 अक्सरियत है या 3/4 अक्सरियत है, वो तो आज जिस तरह से इस वक्त हालात जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट में ज्यादा देर जो है वो पीटीआई रह सकेगी। अगर पीटीआई और जेयूआई इकट्ठे होते, और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई और जेयूआई का अलायंस हो जाए केपी में और ये सबको इकट्ठा रिजाइन कर देंगे, तो फिर तो पार्लियामेंट बिल्कुल ही जो है वो आप समझिए कि खत्म होगी ना प्रैक्टिकली। तो अब पीटीआई को जितना दीवार से लगाया जा रहा है, जिस तरह से एमएनए एमपीएस को अब 9 मई के मुकदमों में सजाएं दे के फारिग करना आप जो है चाह रहे हैं, उसके नतीजे में देखिए सीधी बात है, पार्लियामेंट विल बिकम इररेलेवेंट, और इट हैज बिकम इररेलेवेंट ऑलरेडी। तो ये सिलसिला कितनी देर चल सकता है। लेकिन चौधरी साहब ठीक है, आप जो सूरत बन रही है तो तहरीक इंसाफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, उनकी जो लीडरशिप है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इख्तलाफात जो है जो चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, वो उसकी वजह क्या है? क्या इख्तियारात की जंग है तहरीक इंसाफ के अंदर के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि मैं पावरफुल हूँ, बैरिस्टर गौर कहते हैं कि मैं पावरफुल हूँ, और गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरे इख्तियार ज़्यादा हैं? ये ग्रुप बंदी छोटे मोटे झगड़े पार्टियों में होते हैं, लेकिन चूंकि लीडरशिप नहीं है, इमरान खान जेल में है, कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल केपी के धड़े आप इतने अरसे से देख ही रहे हैं। हाँ। परवेज खट्टर साहब जब थे उस वक्त भी ऐसे ही धड़े थे, महमूद खान के दौर में भी ऐसे ही धड़े थे, तो नजर इतने नहीं आते थे क्योंकि इमरान खान फैसला कर देते थे। अब चूंकि खान साहब जेल में है, कम्युनिकेशन उस तरह है नहीं, उसकी वजह से झगड़े हो जाते हैं, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर किसको कहा जाए? खान साहब जेल के अंदर हैं, कारकुन जो है वो उनके इंतजार कर रहे हैं, तो अब लीडर किसे कहा जाए कि खान साहब के बाद जो है जो पार्टी संभाल सके? देखिए, मेरी नज़र में खान साहब को एक 5 मेंबर कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें ये डॉक्टर आरफ अलवी हों, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हों, असद कैसर हों, अलीमा खान हों, और इसके अलावा एक आध आदमी और जो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये 5 मेंबर कमेटी वो बना दें जो कि स्ट्रेटजी देखे, चीज़ें देखे, क्योंकि देखिए ना, जो अभी की लीडरशिप है उसका तो ना कंट्रोल है, ना वो जानते हैं, ना ही वो वाकिफ है लोगों के, तो इनके होते हुए हो नहीं सकेगा। मैंने तो पहले भी ये कहा है, और मेरे ख्याल में अब भी यही है कि अगर ये 4-5 मेंबर कमेटी बना दें और ये 4-5 मिल के आपस में रोज की स्ट्रेटजी तय करें और आगे चलाएं मामला को, फिर ही है कि बाहर कोई हमें इफेक्ट नजर आए, अदरवाइज तो इफेक्ट नजर नहीं आता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है उसे फारग किया जाए और फिर कमेटी बनाई जाए? लीडरशिप तो बेशक आप रख लें, ऐसे ही वो तो उहदों के ऊपर है, उनको रखे रखें। हाँ। लेकिन जो पॉलिटिकल कमेटी है वो इन 4-5 लोगों के ऊपर होनी चाहिए। पॉलिटिकल कमेटी को आप जो है वो तहलील कर दें और ये 5 मेंबर कमेटी बनाए। तो चौधरी साहब, फिर जो सूरत लग रही है और जो चल रही है उस पर जैसे हम शुरू से कई माह से जो है वो सुनते आ रहे हैं कि तहरीक चलनी है, तहरीक चलनी है, तो अब कोई सकत है कोई पार्टी के अंदर, या कोई तहरीक जो है वो चलती नजर आती है आपको? जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि तहरीक का इशू ये है कि पाकिस्तान में कोई कहा नहीं जा सकता कि किस वाक़े से कोई तहरीक जो है वो बड़ी हो जाए। तहरीक तो कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन उसका बड़ा होने में जो है वो जो है कोई बंदे को कोई बंदा असेस नहीं कर सकता। वो एक इनविजिबल लाइन है कि कब वो तहरीक कब जो है वो आगे चली जाए, किधर चली जाए, सो यू डोंट नो। तो ग्रैंड अलायंस भी तो चौधरी साहब बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, राब्ते हो रहे थे।
तो कोई ग्रैंड लाइन्स वगैरह की कोई उम्मीद कोई है? नहीं, वो मौलाना साहब ने मुझे खुद कहा कि देखिए पीटीआई की लीडरशिप जो है वो अंडर 19 प्लेयर्स के ऊपर है। अच्छा। और ये लोग सुबह और बात करते हैं, दोपहर और करते हैं, शाम और करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू में, बातचीत में। सो मौलाना का इशू है, वो इस पे अब वो तैयार नहीं है। मौलाना के बगैर कोई ग्रैंड अलायंस, क्या ग्रैंड अलायंस होगा? फिर तो ऐसे ही है ना, जैसे चले सब बैठे खाना शाना खा लें, बाकियों के साथ तो उनके ड्राइवर के अलावा बंदे ही कोई नहीं। तो अचक दई साहब थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो चेयरमैन हैं, बाकी जो पार्टियां हैं वो भी उनके साथ हैं। तो अगर मौलाना नहीं साथ होते तो फिर भी तो ग्रैंड अलायंस बन सकता है ना सर? वो तो फिर जीडीए को, जमात इस्लामी को साथ मिलाना चाहिए। लेकिन देखिए वो इनके साथ नहीं बैठने को तैयार ना, इनके साथ लोग कैसे बैठेंगे? हाँ। तो फिर क्या आप मशवरा क्या देंगे तहरीक इंसाफ को कि जारी बात है सिंगल हैंडेड पार्टी, एक सिंगल जमात जो है वो तो ना तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, ना कोई अपनी मर्जी की कोई बात मनवा सकती है। तो फिर तहरीक इंसाफ चुप कर जाए, फिर बैठ जाए? नहीं, मैंने तो मशवरा दिया अभी आपको कि अपनी पॉलिटिकल कमेटी को तहलील करें और 5 मेंबर की कमेटी जो है वो उसको रिप्लेस करे, और वो 5 मेंबर कमेटी जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो बनाए और उसको जो है फिर जिम्मे लगाए लोगों के कि उसको अपने एग्जीक्यूट कैसे करना। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आप ग्रैंड अलायंस भी नहीं बना सकते, अगर आप अपनी तहरीक की स्ट्रेटजी भी नहीं बना सकते, चीजें भी नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे करेंगे? साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पेशल सीट का, उसके बाद जो सूरत चेंज हुई है उस पर काफ़ी कुछ हल्के तनकीद भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी तनकीद कर रही है, फैसला तस्लीम भी नहीं किया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि जो कहा जाता है कि ये तहरीक इंसाफ की गलतियां हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सही इस केस को प्लीड नहीं किया तभी ये फैसला आया है? नहीं, गलतियां क्या होनी है, कोई गलती नहीं है। बस एक सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कौन सी बेचारी कोई रह गई है, वो बस जैसे फैसले है, वो हम अकबर अल्लाह आबादी का शेर है ना। सुप्रीम कोर्ट तो आप बेचारे वही है ना, बीए हुए, नौकरी मिली, पेंशन दी और मर गए। तो वो बस इस वक्त जजेस जो है वो तकरीबन इसी फिलॉसफी में है, और क्या उनको कर चलें इसी फिलॉसफी में है। चोई साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम की बड़ा शोर चल रहा है कि नई तरमीम आ रही है, क्या वो आ सकती है और क्या हो सकता है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि केपी की सूरत हाल किस तरफ जाएगी और पंजाब की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्योंकि 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है और केपी के अंदर जो सूरत हाल है वो भी बड़ी एक गंभीर हो चुकी है तहरीक इंसाफ के लिए कि उसकी सीटों में जो है वो कमी हो गई है, और जो स्ट्रेंथ थी केपी के अंदर पीटीआई की वो अब कमज़ोर होती नज़र आ रही है। हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट के लिए नदीम कुरैशी साहब ने तहरीक इंसाफ से, और राजा कमरुल इस्लाम साहब ने मुस्लिम लीग नून से। सर, आपका शुक्रिया वक्त देने का। नदीम भाई, आप पंजाब में खुद बैठे हैं असम्बली के अंदर, 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया है, सूरत हाल काफ़ी चेंज हो गई है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपको सब देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। जाहिर है कि जब हुक्मरानों का हिर्से इक़्तिदार बढ़ता जाएगा, जब हुक्मरान हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश में मुब्तला होते नजर आएंगे, तो फिर इस तरह के डिसीजन तो सामने होंगे। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, और ये हमने पहली बार देखा है कि किसी असेंबली में अपोजिशन के एहतजाज पर हुक्मरान इत्तेहाद का इतना इस्तीफा हो जाना। मैं इत्तेहाद से मुराद तमाम जमातें लोग हैं, चूंकि पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त हमें कहते हैं कि जी हम फैसला साथी में शामिल नहीं है, लेकिन जो हुकूमत में शामिल है वो फैसला साथी में शामिल है। अगर हम पंजाब के लोगों के लिए ये मुतालबा करते हैं कि पंजाब के लोगों को टैक्स से निजात दी जाए, पंजाब के लोगों को इस महंगाई से निजात दी जाए, पंजाब के लोगों के खिलाफ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह से यहाँ पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जिस तरह से यहाँ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है, चिल्ड्रन है, और हर तरह के वाकयात हैं। अगर हम इनसे पूछे कि जी आपने एग्रीकल्चर के लिए साहब ने क्या किया, हम इनसे पूछे कि आप हेल्थ और एजुकेशन को आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं, तो ये हमसे नाराज हो जाते हैं। मतलब इतने हसास और इतने नाजुक मिजाज हुक्मरान तारीख में पहली बार देखे जा रहे हैं। लेकिन सर, स्पीकर पंजाब असेंबली का नदीम भाई कहना यह है कि नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आइन की बालदस्ती जो है उसके लिए हम उसको इंश्योर करेंगे। देखिए, स्पीकर पंजाब असेंबली का ज़ाती तौर पे तो मैं हमेशा उनका एहतराम करता रहा हूँ, करता रहूँगा,
और चूंकि पिछली बार हमारी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तहरीक इंसाफ की, तो स्पीकर पंजाब असेंबली उस वक्त अपोजिशन में थे, और जो हशर उस वक्त के वजीर आला के साथ हुआ करता था, उस वक्त के वजीर खजाना की अब बजट स्पीच में हुआ करता था, उसका अशमीर भी आज नहीं है। मीडिया से आप सिर्फ न्यूज़ के रिपोर्टर से 2018 से 2022 तक की सारी एक्टिविटी दिखा आपने। चौधरी परवेज लाई साहब के बतौर ओथ टेकिंग सेरेमनी जो बतौर स्पीकर उन्होंने ओथ लिया था, वहां से जो हंगामा शुरू हुई वो आखिरी दिन तक जारी रही। बल्कि पंजाब असेंबली में तो तारीख में पहली बार बजरिया पुलिस अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया, प्राइवेट लोगों के जरिए वजीर आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज लाई साहब पर, हमारे अरकान असेंबली पर मुझ समेत तशद्दुद किया गया, लोगों को वहां हॉस्टेज बनाया गया। कई घंटे तक असेंबली से कोई शख्स बाहर नहीं जा सकता था, और लगता यह था कि बॉलीवुड की हॉलीवुड की मूवी की अब वहां अक्सबंदी हो रही है, क्योंकि 3 एंट्रीज है असेंबली हॉल में, तीनों एंट्रीज से सैकड़ों की तादाद में उस वक्त का जो रिजर्व पुलिस थी वो वहां तलब की गई। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो क्या मैं क्या स्पीकर साहब से कहूँ, एक आईन दस्तूर कायदा ये कहता है कि अगर अवाम की हक के नुमाइंदगी रखने के बावजूद हम इन असेंबलीज में महंगाई पर बात नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं कर सकते, हम इनसे पूछ नहीं सकते कि आपने 1.5 साल में पंजाब के 8 तालीमी बोर्ड में आज तक चेयरमैन तैनात नहीं किए, आपने वहां सेक्रेटरीज तैनात नहीं किए, पंजाब टेक्स्ट बुक चले आते हैं, इसमें भी आते हैं, इस पे भी आते हैं नदीम भाई, इस पे भी आते हैं। राजा साहब, जो सूरत बन रही है पंजाब असेंबली में 26 अरकान के खिलाफ आज रेफरेंस जो है बाकायदा दायर कर दिया गया है, आप समझते हैं कि ये रेफरेंस ठीक है, इससे ये लोग डीसीट हो सकते हैं, या जो वजूहात हैं वो ठोस हैं? देखें, ये तो पहले मैं अपने भाई नदीम साहब को खराज तहसीन पेश कर दूं। इतनी खूबसूरत मंजर कशी की इन्होंने पंजाब असेंबली की पिछले दौर की कि एहसान दानिश और विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से, मैं कोई इसको नेगेटिव मानूं, मैं खुदा नख्वास्ता नहीं करता। ठीक है। अब यहाँ तक इस रेफरेंस का ताल्लुक है जी, ये चूँकि एक बड़ा दिलचस्प सा रेफरेंस है, और इस रेफरेंस में मैं अब कानूनी तौर पे या सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें तो वो हैं कि जो इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हुई, मसलन असेंबली में ये जानवरों के नामों के और अलकाबात के साथ पुकारा जाने के अब हम आदी हो गए थे। हाँ। किसी को कुत्ता बिल्ला कह देना, किसी को और इस टाइप के अल्फाज। हाँ। लेकिन इस दफ़ा जो अल्फाज कानून में आए वो बहुत गलीज तरीन जो गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल कहीं, यानी लड़ाई झगड़े के दौरान भी पंजाब में शायद वो अल्फाज नहीं थे। एक तो ये बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन अल्फाज पे कोई ऐसा कानून जो है वो आड़े नहीं आता, या कोई ऐसी जो है वो नहीं आता, अपना रेफरेंस नहीं आता। दूसरा जो रेफरेंस है वो जो हमें इससे पहले, जब रिटन तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो सामने आया था वो ये था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की हदायत पे अमल ना करने का। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी जो लीडर ऑफ अपोजिशन इनके पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी जो हदायत थी, और वो हदायत ज़ाहिर है जब कमेटी इजलास से पहले बैठती है उसमें कुछ चीज़ें तय होती हैं, और उन ज़ाहिर हदायत दी होंगी तो उस पर अमल ना करने का, ये थोड़ा सा इसमें दिलचस्प पहलू था। लेकिन बहरहाल अब तो रेफरेंस चूँकि फाइल हो गया, तो आप उस चीज़ को डिस्कस करना तो शायद मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी जो आप बहुत सी जो है वो करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्यूचर की प्रिवेंशन के लिए, तो बहरहाल हमें अगर वो रेफरेंस हो या ना हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें जब भी जिसकी भी हुकूमत हो, इवन अगर हम अपोजिशन में थे माजी में, जिस तरह नदीम साहब ने बताया, तो तब भी, और आज अगर हम हुकूमत में हैं तो तब भी इस किस्म की, यानी जब पार्लियामेंटेरियन खुद एक दूसरे को बेतौकीर करते हैं तो वो फिर मुनासिब नहीं होता। जहाँ तक ये बोलने की ताकत नहीं है, उसमें रेफरेंस में एक इल्ज़ाम ये भी है कि माइक तोड़ेंगे। अब माइक तो बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, यानी अपोजिशन की अतराफ में अगर तो माइक लगे हुए थे तो वो तो इसलिए थे ताकि वो अपनी आवाज़ पहुँचा सकें, अपने हल्के के अवाम की आवाज़, अपनी अपोजिशन की आवाज़, बजट के खिलाफ अगर उनकी जो भी रिजर्वेशंस थी वो पहुंचा सके। लेकिन अगर वो उसी को तोड़ने पे, अगर वो वाकया ऐसे ही हुआ, अगर बताया जा रहा है कि उसके वीडियो एविडेंस मौजूद हैं,
तो वो फिर अफसोसनाक बात है। तो हमें बहरहाल इस पे दोनों अतराफ में अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो कम से कम पार्लियामेंट में ऐसे नहीं होना चाहिए। वो एक आवाज़ बुलंद करने का, और यही वजह है कि लोगों का पार्लियामान पे, असेंबलीज पे, जो आप गली मोहल्ले में किसी जगह जाके किसी से पूछें तो अक्रॉस द बोर्ड ये नहीं है कि वो एक तरफ वाले को जो है वो बड़ी तारीफें करते हैं और दूसरी तरफ वाले को लोग जो है वो मतून करते हैं, ऐसा नहीं है। वो दोनों अतराफ को बराबर, और वो हक बजानब भी हैं। तो इसकी वजह क्या है रजत साहब, इसकी वजह क्या है? क्यों इतना आप पंजाब असम्बली का माहौल देखें, आप कौमी असम्बली का माहौल देखें, आप खुद यहाँ बैठते हैं, आप KP के अंदर सूरत हाल देखें, इतना तल्ख और इतना जो है वो माहौल क्यों खराब हो गया ये सारा? उसकी एक तो वजह माजी करीब का पॉलिटिकल कल्चर है। ये जो कल्चर पिछले कुछ अरसे से फरोग पा गया था, जिसकी इब्तदा गाली से थी और जो गवर्नड था और इन्फ्लुएंस था बाय सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे होते हैं वो ज्यादातर उनकी इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्ट पब्लिक के बजाय वो थ्रू मीडिया होती है। तो वो जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल होती है, जिस किस्म की बातें होती हैं, तो जब उसके इन्फ्लुएंस में पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए और फिर वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने फॉलोअर्स को उस रास्ते पे लगाए, फिर भी उसकी एक ट्रेनिंग होती है। यानी मैं स्टूडेंट टीचर की मिसाल इसलिए दी कि ये समझ आए, फिर भी उसकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप जब लोग इलेक्ट होकर असेंबलियों में जाते हैं तो उन्होंने चूंकि पार्लिमानी रवायात को नहीं पढ़ा होता, उन्होंने डेमोक्रेसी की आला तरीन जो रवायात हैं उससे वो वाकिफ नहीं होते, तो फिर वो उसी गली मोहल्ले के जो मामलात होते हैं उसी चीज को इन्फोर्स करने की असेंबली में भी कोशिश करते हैं। तो एक तो सियासी जमातों को अपना एकेडमिक जो होता है जो अपना लेवल है लोगों का, वो एकेडमिकली नहीं, तो खान साहब उन्हें समझाते हैं ना सर, खान साहब समझाते हैं अपने तहरीक इंसाफ के अरकान को। जी वो बिल्कुल, बल्कि मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने ये सवाल किया कि मुझे बहुत से कोलीग्स ने और दोस्तों ने बताया कि ये अभी तो शायद पता नहीं वो दस्तयाबी है या नहीं है सहूलत जेल में, लेकिन बाकायदा तौर पर वो जो वीडियोस होती हैं परफॉर्मेंस की, किसने नारे लगाए, किसने कितना किया, वरना इससे पहले रवायत अपोजिशन या दीगर जो है वो ज्यादा उस शोर शराबे या गाली गलोच में हिस्सा नहीं लेते थे, और जो बैक बेंचर नौजवान होते थे जज्बाती, वो आगे आ जाते थे। आप पिछली असेंबलीज की प्रोसीडिंग्स देखें, लेकिन अब सीनियर्स फॉलो करते हैं, और शुनीद ये है कि इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी जगह जाती हैं और उसकी रोशनी में एनालिसिस होता है, उनकी कारकर्दगी फैसला करते हैं कि कौन सही जा रहा है, कौन सही नहीं जा रहा। नदीम भाई, अब तो पंजाब के साथ साथ नदीम भाई साहब, अब तो KP भी जो है वो जो आपके पास वाहिद गवर्नमेंट है सूबे में, तो वो भी अभी हालात खराब है वहाँ पे। देखिए जावेद साहब, पहले मैं पंजाब की बात करूंगा, और राजा साहब बड़ा शाइस्ता बोलते हैं, बड़ी अच्छी वॉइस है, अपनी पार्टी की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन मैं जैसे शानदार और शुस्ता तवक्को रखता हूँ कि ये हकायक को अगर नजरअंदाज करेंगे तो मदद नहीं आएगा। और इसी तरह जनाब से देखिए, अगर दो तरफा नारेबाजी हो रही है, जनाब तो आप सवाल कर रहे हैं सर आपसे, तो सुन तो लेना सर, जैसे आप राजा साहब को सुनते हैं ना सब, हम होश होके, मुझे सिर्फ चंद सेकंड चाहिए होंगे जनाब। अच्छा, देखिए दोनों साइड से हुकूमती बेंचों से भी शदीद नारेबाजी थी, अपोजिशन ने तो जाहिर है हमेशा एहतजाज कर रहा है। अगर अपोजिशन ने गवर्नमेंट पे तरकीब नहीं कर रही तो सर्विस सिस्टम में अपोजिशन का मुल्क है, और तरकीब भी को नाजायज नहीं, कोई मैं आपको विटनेस कर रहा हूँ, कोई ऐसी कोई जाती, बल्कि गवर्नमेंट साइड से ज्यादा सख्त लहजा अख्तियार किया गया। और ये भी हमने पहली बार देखा जब लीडर था अपोजिशन अहमद खान बच्चर साहब, अब बजट स्पीच को समअप कर रहे थे, अपनी बजट स्पीच दे रहे थे, अपोजिशन की जानिब से समअप कर रहे थे उसको, तो गवर्नमेंट के वुज़रा इस कदर शदीद एहतजाज में थे कि आज तक हमने नहीं देखा कि अपोजिशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट एहतजाज कर रही है। अच्छा, अगर वो तो स्पीकर साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने उनको बड़ा आइन और कानून और रूल्स एंड प्रोसीजर का ताबे पाया, मुझे नहीं समझ आया कोई यहाँ इतने ज्यादा टची क्यों हुए, इतने ज्यादा सेंसिटिव क्यों हुए, बोथ साइड से था। अगर वो गवर्नमेंट के लोगों को भी इसमें मुअत्तल करते, उनका भी वो भेजते रेफर, तो हम समझते हैं कि शायद इंसाफ के तकाजे पूरे करने की कोशिश हो रही है और फ्यूचर में बुनियाद नहीं। तो आप समझते हैं नदीम भाई, आप समझते हैं जो माहौल खराब हुआ, जो नारेबाजी हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को ये हक है कि वो क्वेश्चन रेज कर सकती है। अब देखिए, आप तो ये बात का जवाब है, मैं मुंतखब रुकन असेंबली, अगर मैं असेंबली में गुफ्तगू ही नहीं कर सकता, अगर मैं कोई पॉइंट रेज ही नहीं कर सकता, मेरी हर बात को पर्सनल लिया जाएगा, मैं आज भी समझता हूँ किसी सूरत में
मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब है, जैसे भी है, हमें जाती तौर पर उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमें कोई ऐसी जुबानी बात भी नहीं करनी चाहिए। वो खातून भी है और वज़ीर आला भी है, सब भी है। इसी तरह बैद ये कवायद हमारे दोस्तों गवर्नमेंट के दोस्तों पर भी आए थे। अगर अभी राजा साहब ने फरमाया कि जी ये रिवायत इन्होंने डाली है और ये कहीं से हिदायत लेते हैं। सर, जब बेनज़ीर भुट्टो करके वज़ीर आज़म हुआ करती थी, जब भुट्टो वज़ीर आज़म हुआ करते थे, जब सरदार डकई के खिलाफ एहतजाज हुआ करते थे, या परवेज़ इलाही साहब का असेंबली में जिन्हें दुबर किया जाता था, उस वक्त तो इमरान खान साहब नहीं थे। ये आपने एक ऐसा नैरेटिव व्यक्त करना शुरू कर दिया। लोग सुनते हैं सर, आप शेर अली साहब लोग सुनते हैं चौधरी साहब, वो लोगों ने बहुत लोगों को देखा PMLN से भी, वो क्या किस अंदाज की गुफ्तगू करते हैं, लोगों ने जब क्या है, कितनी शीरीनिया की जुबान में, कितना अपने मुखालिफ को इज्जत और एहतराम देते हैं। बहुत सारी मिसालें सामने हैं। मैं तो हैरान इस बात पर कि राजा साहब जैसे शानदार शख्स भी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हकाइक बिल्कुल बस कर देंगे। पर इनका हक है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ साहब, हमें आपने बड़ी अच्छी बात की है, हम सियासी लोग बुनियादी तौर पे खुद एक दूसरे के खिलाफ ये बाजाराई करके अपनी जो रही से इज्जत और तौकीर रह गई ना लोगों के दरमियान, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। ये इतना बड़ा वाकया नहीं था लोगों की स्पीच। मैं उस्मान बुज़दार साहब की जब बजट स्पीच वो सबक करते थे, हम तो उनके गार्ड्स की तरह की हिफाजत किया करते थे। यही आज के लोग जो गवर्नमेंट में हैं, ये बुक्स फेंकते थे, कागज फेंकते थे, नारेबाजी करते थे और वो वीडियोस निकाल। अभी इन्होंने फरमाया कि माइक तोड़ दिए गए। सर, अगर माइक टूटने की वीडियोस ना हुई, माइक्स के पेज खोले गए, क्यों तोड़ेंगे माइक? अपोजिशन के लोग, हम तो बात करना चाहते थे। हमने तो हमेशा अदब से नाम दिया। मैं नहीं समझता जब लोग थे जज्बाती नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। एहतराम का दामन, एक दूसरे को इज्जत और तौकीर का दामन किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हुक्मरानों का सर इतना नाजुक मिजाज और नहीं, ठीक है, बिल्कुल लोग वॉच कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये दिन बदल जाते हैं। ये चीजें बदलनी है। हालात ने इंशाल्लाह एक नया रुख इख्तियार करना है। वक्ती तौर पे तमाम तर रास्ते जो है वो उनकी आपके पास है, लेकिन ये नहीं है कि आप जरा सी बात पर लोगों के खिलाफ उनको डी-सीट करवा दें। आप उनको निश्चितों से पहले आपने फॉर्म 47 के जरिए लोगों के हक सल्ब की है, अब आपने ये तरीक ले लिया। और मैं समझता हूँ अच्छा शख्स, अच्छा कानूनदान, अच्छा आइन पसंद वही होता है जो आइन और कानून अपने मुखालिफ के लिए भी मुनासिब स्तर से। तो ठीक है नदीम भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राय साहब, जो सिर्फ एक जुमला मैं कहना चाहूँगा। मैं नदीम साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बाकी बातों से भी कोई मुझे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर यही रेफरेंस में कुछ लोग ज़ाहिर दोनों तरफ से होते हैं, तो अगर वो भी ऐड होते तो शायद ये ज़्यादा मुतवाज़न हो जाता। ये ज़्यादा अच्छा होता। आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली को जो हुकूमती अरकान है उन्हें भी ऐड करना चाहिए था। ये ज़ाहिर है अगर कोई ऐसे इस किस्म के वाक़यात दो तरफा भी हुए होंगे तो अगर वो होते तो ज़्यादा मुतवाज़िन हो जाता। बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक। तो जो अब रेफरेंस में चीज़ें शामिल की गई हैं, उससे आपको लगता है कि ये रेफरेंस कामयाब हो जाएगा, ये लोग डी-सीट हो सकते हैं? देखिए, मैंने चूँकि ये रेफरेंस पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने इब्तिदा में कहा था कि ये एक होता है ना कि किसी मर्ज का प्रॉपर इलाज करना, और एक प्यूरेटिव मेडिसिन यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी, मतलब मैं उसको मैं उस मानू में नहीं कह रहा, लेकिन प्रिवेंटिव के तौर पे शायद ये एक बेहतरी हो। लेकिन बहरहाल इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक है नदीम साहब की बात से भी, और मेरा अपना भी व्यू पॉइंट यही है कि असम्बलियों की तौकीर जो है वो गाली गलोच से या इस किस्म के वाक़यात से बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। और जो आम आदमी जो कि वोट दे के असम्बलियों में भेजता है वो यकीनन इससे खुश नहीं होगा। और यकीनन हर जमात में इस किस्म की आवाज़ें होती हैं। बात उसकी तनासुब की है या उसकी लीडरशिप की, उस बिल्कुल ठीक है राय साहब, या उसकी हौसला अफजाई करने। राय साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नदीम भाई साहब आपका शुक्रिया, राय साहब आपका शुक्रिया। बात इतनी सी है कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए दोनों फ्रीकैन को किरदार अदा करना होगा। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।